स्वागत है आपका एक क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको क्राइम का एक ऐसा रूप दिखाने वाले हैं, एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी रो पड़ेंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या कोई इतना बेरहम भी हो सकता है। क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसको तंदूर कांड के नाम से जाना गया था, जो शायद आज आपको भी अंदर से हिलाकर रख देगी। ये कुछ समय पहले की ही एक ऐसी घटना है जिसने लोगों के मन में बहुत भयानक डर बना दिया था, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, हर कोई तंदूर कांड से घबरा रहा था। बल्कि लोगों ने तो तंदूर का बना हुआ खाना तक खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना छोड़ दिया था। और आज हम आपके सामने इस पूरे हत्याकांड का चिट्ठा खोलने वाले हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये है दिल्ली शहर की, जहां का एक इलाका लगता है गोल मार्केट। तो हम बात कर रहे हैं सन 1995 की, जिस समय दिल्ली की गोल मार्केट में कांग्रेस पार्टी का एक नेता सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी के साथ एक सरकारी फ्लैट में रहता था। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे और सब कुछ ही उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक जुलाई का महीना सुशील शर्मा की ज़िंदगी में एक ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि 2 जुलाई 1995 को ये वही दिन था जब तंदूर कांड की शुरुआत हुई। और ये तंदूर कांड ऐसा था कि इस दिन शाम के वक्त सुशील शर्मा अपनी नौकरी पर से काम को ख़त्म करके घर वापस लौट रहा था और जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो वो देखता है कि उसकी पत्नी नैना सहानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, जिसने अपने पति पर ध्यान नहीं दिया। और जब अचानक उसकी पत्नी की नज़र पड़ी तो अपने पति को सामने देखकर, फ़ोन पर बात करते हुए देखकर उसने जल्दी से फ़ोन कट किया और वो हैरान रह गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, जिस पर सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी से सवाल किया कि आखिरकार तुम किससे बात कर रही थी, तुमने किसको फ़ोन किया था। इस पर नैना सहानी ने कहा कोई रॉन्ग नंबर था जिससे मैं बात कर रही थी, और बस इतना कहकर उसके सामने से नैना सहानी चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद अपनी पत्नी का ये जवाब सुनकर सुशील शर्मा को शक हो गया, क्योंकि उसे पता था कि नैना सहानी का किसी समय में कॉलेज टाइम पर एक फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था मतलूब करीम, जिससे उसकी पत्नी के अच्छे खासे संबंध थे। उन दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी, वो काफी गहरे दोस्त हैं, जिस पर सुशील शर्मा को पहले ही शक था। तो बस यही बात सुशील शर्मा के मन में आई और जब नैना सहानी किचन में काम कर रही थी तो सुशील शर्मा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी पत्नी का फ़ोन लेकर उसी डायल नंबर पर दोबारा से कॉल की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये नंबर किसका है। और जैसे ही फ़ोन मिलाया तो उधर से एक आवाज़ सुनते ही वाकई उसका शक यकीन में बदल गया, यानी जैसा उसने सोचा था वही सच हो गया। और वो यही था कि फ़ोन पर जिसकी आवाज़ सुशील शर्मा को सुनाई दी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी मतलूब करीम की आवाज़ थी, जो कॉलेज टाइम पर उसकी पत्नी का अच्छा दोस्त था। यानी कि अब ये साफ जाहिर हो चुका था कि नैना सहानी अपने पति की गैर मौजूदगी में मतलूब करीम से ही बात कर रही थी और ना जाने कब से ये सब कर रही होगी। बस इतना जानने के बाद ही सुशील शर्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में फ़ोन पर गाली देते हुए फ़ोन तो काट देता है। लेकिन तभी तुरंत नैना सहानी के पास जाकर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और आखिर क्यों तुम उस मतलूब करीम से बात कर रही थी, जबकि तुमने बताया कि कोई रॉन्ग नंबर था, लेकिन तुमने मेरे सामने ही झूठ बोला। अब पूरी बात खुद अपने मुंह से बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और जब सुशील शर्मा इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है तो वो भी घबरा जाती है और अब जाकर वो अपने पति को सारी बातें बताती है। लेकिन जो कुछ वो बताती है शायद वो उतना सच नहीं होता जितना उसका पति जानना चाहता था, क्योंकि जो बातें वो अपने पति से कहती है उसे सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है और उसी पागलपन में वो अपना आपा खो बैठता है। यानी इस कदर गुस्से में आ जाता है कि फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीधा अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और वहीं उसी वक्त पिस्टल से अपनी पत्नी के ऊपर 3 फायर करता है। पहली गोली तो कमरे की छत में जाकर लगती है जिससे नैना बच जाती है, लेकिन दूसरी गोली जब उसकी गर्दन पर लगती है और तीसरी उसके सर में जाकर लगती है तो अब तुरंत ही मौके पर नैना की मौत हो जाती है। और देखिए
जब सुशील शर्मा को यकीन हो जाता है कि नैना साहनी मर चुकी है तो बाद में उसको एहसास होता है। वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया, और बस वहीं बैठकर फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिससे सुशील शर्मा को समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है और ये इल्ज़ाम उस पर आने ही वाला है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी का भी नेता था, तो परेशान होना उसके लिए लाजमी था। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी बात बन सकती थी। इसी वजह से सुशील शर्मा ने यहाँ एक प्लान बनाया और उस प्लान में ये तय किया कि सबसे पहले घर के अंदर जाकर वो बड़ी सी बोरी निकाल कर लाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की लाश को डाला और उसके बाद उसे घसीटते हुए अपनी कार के पास लेकर जाता है। और उस समय क्योंकि सुशील शर्मा के पास मारुति कार थी, जिसकी डिग्गी में वो अपनी पत्नी को डालकर ले गया, और अब यहाँ उसका ये मकसद था कि वो अपनी पत्नी को कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देगा ताकि उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए और वो सीधा साफ तरीके से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इस मकसद को अंजाम देने के लिए घर से निकलता है तो काफ़ी देर तक वो अपने घर के आसपास कार में बैठा हुआ घूमता रहता है, क्योंकि कहीं भी उसे ऐसा कोई सुनसान रास्ता नहीं दिखता जहां वो उसको फेंक सके। और इसी चक्कर में उसको भटकते हुए काफ़ी समय हो जाता है, पूरी रात बीत जाती है। और जब उसको ऐसे ही बहुत देर हो जाती है तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत ही वो अपनी कार को ITO पुल की तरफ मोड़ देता है, और वो आइडिया ये था कि वो ITO पुल के ऊपर से नैना साहनी की लाश को नीचे यमुना नदी में फेंक देगा ताकि उसकी लाश किसी को नहीं मिले। और ठीक उसने वैसा ही किया जब अपनी कार को रोककर ITO पुल के ऊपर आया। मगर अफसोस की बात ये थी कि यहाँ आना भी उसका फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ उसने देखा कि इतनी रात के बाद भी उस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी लोगों की आयाजाही वहाँ हो रही थी, जहाँ उसको लगा कि शायद लोग उसको देख लेंगे और कोई भी उसका विरोध करेगा और कोई भी उसे पहचान भी सकता है। इसलिए वो यहाँ भी उसको फेंक नहीं सका, क्योंकि दरअसल उसे डर था अपनी पोस्ट का, अपनी कुर्सी का, क्योंकि वो एक कांग्रेस का नेता था, सभी लोग अच्छे से उसको जानते थे और ये भी हो सकता था कि लाश को फेंकते हुए उसे कोई ना कोई पहचान लेता। इसलिए यहाँ पकड़े जाने के डर से सुशील अपना इरादा बदल लेता है और कार को वापस घुमाकर दिल्ली के कैनाट प्लेस की तरफ जाने लगता है, जहां पर उसका बगिया रेस्टोरेंट के नाम से एक होटल चल रहा था। और यही वो रेस्टोरेंट है जिसके अंदर तंदूर कांड को अंजाम दिया गया। उस तंदूर की कहानी फिर यहाँ से शुरू हुई। उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, या शायद कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। तो जब वो रेस्टोरेंट पहुंचता है उसके बाद उसने बाहर अपनी कार को पार्किंग पर लगाया और बिना डरे उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। लेकिन वहां भी उसने देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत से लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली में काफ़ी देर रात तक रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। और इसी वजह से क्योंकि उस समय सिर्फ 10 बजे का वक्त था, जबकि उस होटल के बंद होने का लास्ट टाइम 1 या 2 बजे का था, यहाँ भी उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो किस तरह अपने काम को अंजाम दे। मगर इसी बीच उसने फिर ऐसे एक व्यक्ति का सहारा लिया जो इस कांड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो सिर्फ इस इंसान की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। और वो था इसी होटल के स्टाफ का एक वेटर, जो सुशील का बहुत ही खास आदमी था, जिसके बल पर वो बहुत से काम निपटा लेता था, जिसका नाम था केशव। और यही केशव पूरे बगिया रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। तो इसलिए यहाँ फिर से सुशील शर्मा ने केशव का सहारा लिया और उससे कहा कि जैसा मैं तुमसे कहता हूँ बस वैसा ही करना, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम तुरंत अभी बाहर जाकर लोगों को भेजने के लिए कहो, यानी रेस्टोरेंट को अभी बंद करो, अब किसी को भी खाना मत देना, सबसे ये बोल दो कि खाना ख़त्म हो चुका है और अर्जेंटली किसी वजह से होटल को बंद करना पड़ रहा है। अब देखिए, जब ऐसा करने के लिए सुशील उससे कहता है तो केशव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछ बैठता है कि सर आप ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, अभी तो लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई है और हमारे पास खाना भी है,
फिर क्यों अभी से रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। जिस पर सुशील शर्मा गुस्से में केशव पर भड़क जाता है और कहता है कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अभी रेस्टोरेंट को बंद करना है तो अभी बंद करना है और फालतू सवाल मुझसे मत पूछो। और बस इसी के बाद केशव भी चुपचाप अपने मालिक की बात सुन लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बार बार उसका मालिक उससे एक ही बात कह रहा है। लेकिन क्योंकि वो मजबूर था, वहाँ नौकरी करता था और सब कुछ उसके अंडर में ही था, तो यही सोचकर वो बाहर जाता है और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों को कहता है कि अभी आप लोगों को जाना पड़ेगा, खाना खत्म हो गया है और किसी वजह से हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। तो जितने लोग वहाँ मौके पर खाना खा रहे थे वो खाने के बाद तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और जो नए लोग आने वाले थे उनकी एंट्री को रोक दिया जाता है। और इसके अलावा जो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे उन वर्कर को भी केशव घर भेज देता है, जिसके बाद रेस्टोरेंट को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है और शटर गिराने के बाद सारी लाइटें भी बंद कर दी जाती हैं। अब देखिए, सभी लोगों के जाने के बाद सिर्फ उस रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा और केशव के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बचा। तभी सुशील शर्मा केशव को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसके हाथों से अपनी ही पत्नी नैना साहनी का कत्ल हो गया है और अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहता है। उसकी लाश बाहर कार में पड़ी हुई है जिसे किसी भी तरीके से ठिकाने लगाना है। तो ये बात वो केशव से कहता है और उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। और सुशील शर्मा रेस्टोरेंट में बने हुए तंदूर की तरफ देखता है तो केशव से कहता है कि नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुझे लगता है इस तंदूर से बेहतर कुछ नहीं होगा, तुम इसमें मेरा साथ दो, हमें बस इस तंदूर में डालकर उसकी लाश को पूरी तरह से खत्म करना है, फिर हम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और देखिए, जब केशव ने ये बात सुनी तो पहले उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया, मगर उसने भी ज्यादा कुछ विरोध नहीं किया क्योंकि वो सुशील शर्मा का काफी खास व्यक्ति था, वो काफी उसके करीब था। इसलिए केशव भी मजबूरन सुशील की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इन दोनों ने मिलकर नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार से बोरी को बाहर निकाला और बाहर लाकर जैसे तैसे करके रेस्टोरेंट के अंदर बने हुए उस बड़े दहकते हुए तंदूर में उसको फेंक दिया। और बस होना क्या था, इसके बाद जैसे कि तंदूर में अभी थोड़ी बहुत आग बची हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसी ही तंदूर में लोगों को रोटी बनाकर खिलाई जा रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि क्या वही तंदूर किसी की लाश को खाक करने का जरिया बनेगा। और देखिए, आपको बता दें, उस तंदूर में आग तो थी मगर इतनी भी ज्यादा तेज नहीं थी कि उसके अंदर किसी भी इंसानी लाश को डालकर जलाया जा सके। इसलिए इन दोनों ने फिर ऐसा किया कि पहले तंदूर की आग को तेज किया, उस आग को और भड़काया कागज और कुछ पोस्टर डालकर, लेकिन अब भी वो आग इतनी नहीं बढ़ी जिससे इंसान की डेड बॉडी को पूरी तरह जलाया जा सके। इसलिए फिर सुशील शर्मा की नजर पास में रखे हुए बटर की तरफ पड़ी जिसे रोटी पर लगाकर रोटियां बनाई जा रही थी। तो उसी बचे हुए बटर को भी सुशील उस तंदूर में डाल देता है और जैसे ही तंदूर में बटर जाता है तो एकदम से आग काफी तेज हो जाती है, जिसमें नैना साहनी की बॉडी आसानी से जलने लगती है। लेकिन क्योंकि सुशील शर्मा लाश को जल्दी से जल्दी जला देना चाहता था, तो इसलिए उसने और ज्यादा आग को तेज करने के लिए बर्तन में रखे हुए ढेर सारे बटर को भी उठाकर उसी में डाल दिया। और ये लाजिम है कि जब तंदूर में एक साथ इतना सारा बटर गिराया जाएगा तो आग बेकाबू होकर बढ़ेगी ही। और यही हुआ कि आग फिर ऊंची ऊंची लपटों के साथ बहुत तेज चलने लगी, जो रेस्टोरेंट की बाहर की दीवारों तक जा रही थी। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में एक ऐसा नजारा बन गया कि जैसे उसमें भयंकर आग लग चुकी हो। और यही सब देखकर उसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर से एक औरत उस आग को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर आग लग गई है, कोई चीज जल गई है। लेकिन जब तक वो शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करती, उससे पहले ही एक पुलिस कांस्टेबल उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसकी नजर उस होटल पर पड़ी और वो औरत की चीखें सुनकर वहीं पर रुक गया। और जब उस कांस्टेबल ने भी रेस्टोरेंट का मंजर देखा तो कांस्टेबल, जिसका नाम था अब्दुल नजीर, वो तुरंत भागकर रेस्टोरेंट की दीवार पर चढ़ता है और वहां से देखता है कि तंदूर के अंदर बहुत ही भयंकर तरीके से आग लग रही है और दो लोग हैं जो उस आग के पास में बड़े ही आराम से खड़े हुए हैं, जिसे देखकर अब्दुल नजीर
तुरंत उस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर कूद पड़ता है और पुलिस वाले को देखते ही केशव तुरंत भागकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि सर, अंदर आग नहीं लगी है, बल्कि हम लोग कुछ कागज की रद्दी और पोस्टर जला रहे हैं। ये सुनकर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर केशव से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा ध्यान से जलाओ, क्योंकि आग बहुत तेज बढ़ रही है, बाहर तक जा रही है, आसपास के लोग डर जाएंगे। और बस ये कहकर वो भी वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही अब्दुल नजीर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे कुछ अलग सी अजीब तरह की बदबू आने लगती है, जैसे किसी के जलते हुए बालों की, कपड़ों की या कच्चे मांस की बदबू आती है। तो तब यहाँ अब्दुल नज़ीर का माथा खटक जाता है और उसे पूरा शक हो जाता है कि ज़रूर अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसे सिर्फ झूठ बोलकर गुमराह किया गया है, कोई ना कोई बात यहाँ ज़रूर हुई है जो छुपाई जा रही है। और जब यही जानने के लिए वो दोबारा होटल की तरफ वापस आता है तो वो ज़ोर से गेट में धक्का मारकर सीधे अंदर घुस जाता है। और अंदर जाकर जब वो तंदूर की तरफ झांक कर देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तंदूर के अंदर जो नैना सहानी की बॉडी थी वो पिघल कर बुरी तरह से जल चुकी थी, जिसकी बदबू बेतहाशा उस पूरे होटल में फैल गई थी। और इस पर कांस्टेबल को तब यकीन हुआ जब उसने जलता हुआ एक हाथ तंदूर के बाहर देखा, जो नैना सहानी का हाथ था। ये भयानक मंजर देखने के बाद अब्दुल नज़ीर घबराकर पहले रेस्टोरेंट के बाहर आता है और फिर तुरंत ही वहां की अपनी पुलिस टीम को फोन लगाकर बुलाता है और पूरी दास्तान उनको बताता है। कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां पर सुशील शर्मा पुलिस को नहीं मिलता, क्योंकि वो केशव को आगे करके खुद वहां से भाग चुका था। लेकिन क्योंकि उसका खास आदमी केशव पुलिस के हाथ उस समय लग गया, तो पुलिस पहले केशव की ही क्लास लगाती है, उसे रिमांड पर लेती है और उसके बाद जलते हुए तंदूर की आग को बुझाया जाता है, जिसके अंदर से नैना सहानी की जली हुई लाश बाहर आती है, जो लगभग अब पूरी तरह से जल चुकी थी। लेकिन पुलिस पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करती है। वो सबसे पहले नैना सहानी की उस आधी अधूरी जली हुई लाश को मोर्चरी में रखवा देती है और केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। मगर देखिए, जब ये घटना पूरी मीडिया और टेलीविजन पर तेजी के साथ फैलती है तो इस घटना के बारे में उस मतलूब करीम नाम के व्यक्ति को भी पता चल जाता है। वही मतलूब जो नैना सहानी का दोस्त था। और ये सब सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत ही वहां भागता हुआ आया और डेड बॉडी की एक उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखकर पहचान गया कि हाँ, यही नैना सहानी है। उसे देखकर वो बहुत रोने लगता है और पुलिस से कहता है ये जरूर उसके पति ने ही उसके साथ ऐसा काम किया है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जैसे जैसे ये सच्चाई जब बाकी लोगों को पता चली तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हर कोई बस यही सवाल कर रहा था कि आखिरकार कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और जब लोगों ने पुलिस से सुशील शर्मा को सजा दिलाने की बात कही तो पुलिस ने लोगों को यकीन दिलाया कि हाँ, वो उसको सजा जरूर दिलाएंगे, जो उसने किया है उसकी माफी उसको नहीं मिलेगी। लेकिन पुलिस अभी सुशील शर्मा को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि जब सुशील शर्मा उसी इलाके में भेष बदलकर इधर उधर भाग रहा था, मगर ज्यादा समय तक उसकी ये कोशिशें काम नहीं आई। ज्यादा समय तक वो खुद को पुलिस से बचा नहीं सका और आखिरकार पुलिस ने एंड मौके पर उसको पकड़ ही लिया। इसके बाद गिरफ्तार करके पुलिस ने ये केस कोर्ट में डाला, जहां इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर तुरंत सुशील शर्मा को सजाए मौत का ऐलान किया गया, यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई। मगर आपको बता दें कि जब काफी लंबे समय से उसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था तो सन 2013 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये कत्ल एकदम और अचानक से हुआ है, ये कोई पहले से सोची समझी साजिश नहीं थी। इसलिए इस क्राइम में सजाए मौत देना गलत होगा, इसके लिए उम्र कैद की सजा ही काफ़ी है। तो ये था वो भयंकर और ख़तरनाक तंदूर कांड जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। और लोगों के मन में ये तंदूर कांड इस कदर बैठ चुका था कि कोई भी तंदूर की तरफ देखने से भी घबरा रहा था, हर कोई तंदूर का बना खाना खाने से भी परहेज कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आप आगे भी क्राइम की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल AKA क्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। अब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।